नमस्कार दोस्तों, जनता टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आमने सामने और आज आमने सामने बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह जी। राव साहब, स्वागत है जनता टीवी में आपका। नमस्कार, धन्यवाद जी। राव साहब, आप सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं और प्रदेश में डॉक्टरों की भारी कमी है और ये बात आपने भी कई बार मानी है। सरकार का कार्यकाल पूरा होने को है, आखिर कब कमी होगी पूरी? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर्स की कमी का सवाल है, मैंने पहले भी बताया है कि ये कमी कोई हरियाणा में नहीं, पूरे देश में कमी है और लगभग 7 लाख डॉक्टर्स की कमी है पूरे देश के अंदर। उसमें हरियाणा भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन जहाँ तक प्रयास करने के हैं, रिक्रूटमेंट्स भर्ती करने का है या नए डॉक्टर्स बनाने का है, मैं समझता हूँ कि हमारी मौजूदा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो काम किया है, आज से पहले किसी सरकार ने काम नहीं किया। सबसे पहले तो हमने ये जो प्रोसीजर था अपॉइंटमेंट करने का, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर था, उससे हमने हटा करके अब डायरेक्ट हाई पावर सिलेक्शन कमेटी बनाई ताकि समय का सदुपयोग हो सके और जल्दी प्रक्रिया पूरी हो सके। फिलहाल भी हमने 504 पोस्ट एडवर्टाइजमेंट्स किया हुआ है जो 1 जुलाई से जिनका इंटरव्यू शुरू होंगे और लगभग 22 जुलाई तक वो इंटरव्यू चलेंगे। जहाँ तक पोस्टें कुछ खाली रहने का प्रश्न है, उसमें एक बहुत बड़ा भाग जो हमारी एससी की पोस्ट हैं या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनके पर्याप्त उम्मीदवार नहीं मिलने की वजह से भी कुछ पोस्टें खाली रहती हैं। फिर भी लेकिन राव साहब, ये होता है कि अगर आपके शिक्षा विभाग की बात करें, अगर वहां पे पोस्ट खाली थी तो वहां तो गेस्ट लेक्चरर लगा दिए गए थे, तो आपके हॉस्पिटल्स में इस तरह की कोई व्यवस्था क्यों नहीं हो रही कि एटलीस्ट वहां पे कोई डॉक्टर तो हो? लोगों को इलाज करने के लिए सरकारी अस्पताल में जाएं तो डॉक्टर का तो इंतजार ना करना पड़े। देखिए, हमने रिटायर्ड डॉक्टर्स की सेवाएं भी लेनी शुरू की, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखा है। स्पेशलिस्ट को भी हम रख रहे हैं। खास तौर से जच्चा बच्चा के इंजाम के लिए भी हमने मार्केट से भी डॉक्टर हायर करते हैं उसके इंजाम के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रोसीजर के द्वारा हमने पिछले इस दौरान के अंदर 2008 के बाद जब से प्रोसीजर शुरू किया, लगभग हमने 2500 कुछ भर्तियाँ डॉक्टर से की है, लेकिन उनमें से लगभग 50% नहीं ज्वाइन किया या रिजाइन करके चले गए। तो इसलिए ये प्रोसेस चलता रहता है। आप जानते हैं आज प्राइवेट सेक्टर का युग है, प्राइवेट सेक्टर्स में बड़ी डिमांड रहती है। जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोले बैठे हैं 5 स्टार लेवल के, तो वहाँ तनख्वाहें भी सरकार से ज़्यादा दे सकते हैं। इस मामले में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर्स का प्रोफेशन है एक सेवा भाव का, उसको देखते हुए और अन्य सुविधाओं को हमने फैसला किया है। आगे से हमने हॉस्पिटल्स के स्टैंडर्ड को बढ़ाया है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। डॉक्टर्स के लिए हॉस्पिटल के अंदर रहने के लिए हमने आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कर। लेकिन ज्यादातर जगह पर जो आवास आप उपलब्ध करा रहे हैं वो तो खंडर के हालात में है सर। उसके अंदर सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, उनके खिड़की दरवाजे टूटे पड़े हैं। आप खुद जाकर विजिट करके देखते हैं उनकी हालत क्या है। क्या वो रहने लायक जगह हैं? जो आप एक डॉक्टर को, एक जिसको पूरा दिन इलाज करना है, जिसके पास मेंटल स्ट्रेस रहना है, क्या उसको आप ऐसी जगह पर रखेंगे? वो आप पुरानी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो नई भवनें बन रहे हैं, नई बिल्डिंग्स बन रहे हैं, सरकार ने आदेश कर दिए कि जो भी नई हम बिल्डिंग्स बनाएंगे उनमें डॉक्टर्स की रेजिडेंस की व्यवस्था करेंगे ताकि डॉक्टर्स वहाँ रुक करके सेवा कर सके। इसलिए और साथ साथ मैं एक चीज़ और बता रहा था अभी आपको कि डॉक्टर्स कमी दूर कैसे हो। जब से हरियाणा बना, हरियाणा के अंदर केवल एक मेडिकल कॉलेज होता था, रोहतक का, पंजाब के टाइम से था। उसके बाद में इतने सरकारें बनी, इतने मुख्यमंत्री बने, कभी किसी सरकार ने, कभी किसी मुख्यमंत्री ने कोशिश नहीं की और मेडिकल कॉलेज खोलने की। हम इस बात के लिए बधाई देना चाहेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने जहां महिलाओं की शिक्षा के लिए अलग से महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कला, गोहाना, सोनीपत के अंदर खोला गया है। इसी तरह से मेवात पिछड़ा हुआ इलाका है हमारा, उसमें एक मेडिकल कॉलेज किया गया है, खुल चुका है, शुरुआत हो चुके हैं दोनों। तीसरा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो अब स्टार्ट के ऊपर है, हम इसको शुरू करेंगे। तो इस तरह से और भी सरकार के प्रयास है। अगर कोई प्राइवेट, लेकिन राव साहब, चलिए माना कि डॉक्टरों की कमी पूरी करने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टरों के साथ साथ टेक्निकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भी काफ़ी कम है। उसके लिए क्या कुछ? देखिए, उसकी जितनी भी कमियां थी वो सारी कमी हमने मंगवा करके हमने सर्विस सिलेक्शन कमीशन को, जो सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो बनाया हुआ है, जहां भर्ती प्रक्रिया होती है, उसमें सारी भेज चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस स्टार्ट है, बहुत सी कुछ लिस्टें आ भी चुकी हैं, कुछ प्रोसीजर। राव साहब, इतना लंबा वक्त की सरकार का पूरा कार्यकाल खत्म होने को है, लेकिन इतना लंबा वक्त क्या ये सरकारी कार्रवाई के अंदर लगा? क्या वजह मानते हैं इस चीज़ की कि अब तक वो लिस्टें आ ही रही हैं और जा ही रही हैं, लेकिन अमल किसी पर नहीं हुआ? देखिए, भर्ती की प्रक्रिया मैं
समझता हूँ कभी बंद नहीं हो सकती किसी विभाग के अंदर भी, क्योंकि आदमी रिटायरमेंट भी होते हैं, नई पोस्टें भी बनाई जाती है, तो इसलिए प्रक्रिया चलती रहती है। बाकी प्रक्रिया फिर भी चलती रहती है, लेकिन इतना ज्यादा स्टाफ खाली पड़ा रहे। के बाद में हमने टेक्निकल्स की भर्तियां की है, जो कमी थी उनको दोबारा से मांगी गई है, और हम चाहते हैं विद इन 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हम चाहेंगे इसी सरकार के पीरियड के अंदर वो सारी पोस्टें हम भरें। चलिए राव साहब, माना कि डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, टेक्निकल स्टाफ की कमी है, क्या फैक्ट्रियों ने दवाइयां बनानी भी बंद कर दी हैं कि दवाइयों की भी कमी है अस्पतालों में? तो फिर क्यों अस्पताल के बाहर, सरकारी अस्पताल के बाहर जो प्राइवेट दुकानें खुली हुई हैं उनके ऊपर आए दिन इतनी भीड़ रहती है? ज्यादातर दवाइयां तो अस्पताल में अवेलेबल ही नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई दुष्प्रचार है क्या, तो इस बारे में या प्रेस के भाइयों का मैं जरूर एक निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि हमें अपनी एक सोच पॉजिटिव। राव साहब, परसों मैं खुद अस्पताल गया, मैंने खुद अपनी दवाई लिखवाई, 4 दवाइयां लिखी गई, उसमें से 2 दवाइयां मैं खुद बाहर से खरीद के लाया हूँ। देखिए, मैं एक बात फिर दावे के साथ कह सकता मैं वो मेडिकल का पर्चा कहते हैं तो आपके पास अभी मंगवा देता हूं। आज हरियाणा के अंदर किसी भी सरकारी अस्पताल के अंदर दवाइयों की कोई कमी नहीं है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। ऑलरेडी प्रोसीजर हमने ऐसा बनाया हुआ है हरियाणा के अंदर। अब तो मेडिकल का हमने एक अलग से डायरेक्टरी बना दिया उसके लिए, दूसरे प्रदेशों की भांति एक बनाया है, ताकि वेयर हाउसेज उसके बनाए हैं कि किसी भी तरह दवाई कमी नहीं रह पाए। और आप व्यक्तिगत रूप से, मैं समझता हूँ, आप कभी पर्सनली चेक करें इस बात को। मैं ये बात राव साहब, मैं पर्सनली चेक की ही बता रहा हूँ, मैं परसों ही सरकारी अस्पताल में इलाज करा कर आया हूँ। पिछले वीक भी मैं खुद नारायण हॉस्पिटल के अंदर में गया था, मैंने चेक किया, बाकायदा दवाइयों का पर्याप्त भंडार है। खास तौर से 1 जनवरी से जो मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना चली है और जिसके शुरू होने के बाद में मैं हॉस्पिटल्स के अंदर बड़ी भारी ओपीडीज बढ़ गई है, 25, 30, 40% आबादी बढ़ चुकी है। हर जगह भारी भीड़ बढ़ने के साथ ही 5 रुपए की जो पर्ची है वो अब तक खत्म नहीं हुई है। हर जगह भारी भीड़ बढ़ रही है। और उसके सर, बाकी इलाज आप मुफ्त कर रहे हैं, एक वो 5 रुपए की जो पर्ची छोड़ रखी है वो क्यों छोड़ रखी है, जो ओपीडी की जो स्लिप है? एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक बनाया हुआ है, लेकिन 5 रुपए में इलाज इलाज मुफ्त करता आप नहीं, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, आप पूरा इलाज मुफ्त करते हैं, ऑपरेशन मुफ्त कर रहे हैं, सारी चीज मुफ्त कर रहे हैं, वो एक छोटी सी कसर क्यों छोड़ रखी है? 100, 200, 500 रुपए तक आजकल ओपीडी लेते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। वही डॉक्टर पड़े हुए, वही स्पेशलिस्ट हमारे पास में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिसिन दे रहे हैं, लेबोरेटरी में जांच फ्री कर रहे हैं, ब्लड फ्री दे रहे हैं, टेस्टिंग फ्री कर रहे हैं, जो आज से पहले हरियाणा के अंदर कभी नहीं हुई। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि एक चीटी को क्यों छोड़ दिया गया इसमें? हकीकत जी, मैं एक आपको जरूर बताना चाहूँगा, यदि हम किस चीज़ में कमी निकालना चाहें तो आपको बहुत कमी मिलेगी। थोड़ा सा मेहरबानी करके पत्रकार साथियों से मेरा विशेष निवेदन है कि अपनी एक सोच को पॉजिटिव जरूर बनाएं, कि हमारी जब तक नेगेटिव सोच चलेगी तब तक आपका हमारा एक झगड़ा होता रहेगा। सच बात है। मैं कहता हूं कि पहले कुछ नहीं था, आज इतने बढ़िया हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग से बन रही है, आज इतने बढ़िया हॉस्पिटल लगा रहे हैं। आज चलिए मान लिया बिल्डिंग्स अच्छी बन रही हैं, कई अस्पतालों को आपने 100 बेड के अस्पताल तो कर दिए, लेकिन वहां स्टाफ ही नहीं है। देखिए, ऐसा फिर मैं आपको दोहराऊंगा, और ये बात आप भी अभी 2 मिनट पहले भी माने हैं कि हाँ स्टाफ की कमी है, तो उनका 100 बेड के अस्पताल का फायदा क्या है? सब जो हम बेहतरीन सेवा दे सकते हैं कर रहे हैं। आलोचना करने के लिए काद्यान साहब कोई सबके लिए स्वतंत्र है, लोकतंत्र में अनुमति है, आप भी कर सकते हैं, कोई और भाई भी कर सकते हैं, लेकिन कोई अच्छी सर्विस देके दिखाए जब पता लगता है। आज से पहले भी सरकारें थी, आज से पहले भी मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर थे, कभी इतना किसी ने नहीं सोचा पब्लिक के लिए जो आज हमारी सरकार ने सोचा है। तो उस बात के लिए मैं समझता हूँ पत्रकार साथियों को, प्रेस को धन्यवाद देना चाहिए कि हाँ बिल्कुल बड़ी अच्छी स्कीम है आपके उपाध्याय दिमाग की। मैं समझता हूँ आपने आज हॉस्पिटल में गरीब लोगों की संख्या इसलिए बड़ी, लोगों का विश्वास जगह। मतलब ये है कि अगर कहीं कमी नजर आए तो उसको नजरअंदाज किया जाए और जो बिल्कुल अच्छी चीजें हैं केवल वही प्रमोट करते रहे हम। नहीं सर, ऐसे बात नहीं। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम आलोचना ही करते रहे, हम अच्छे कुछ नहीं, आलोचना नहीं, अगर कुछ कमियां हैं तो आपके सामने नहीं रखेंगे हम, अगर जनता की बात तो किसके सामने? सोच का फर्क है। मैं इस बात सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो इस बात के लिए बड़ा आभार प्रकट करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का कि उसके प्रयास से आज हॉस्पिटल्स की हालत बहुत अच्छी सुधरी है पहले की बजाय। पहले कोई स्कीमें नहीं होती थी, आज हमारी सर्जरी भी हमारी मुफ्त है, दवाइयाँ भी मिल रही है। हो सकता है कि एक दूसरे कंप्लेंट्स आई हो, उसके मतलब ये नहीं है 98% हम सारा ही खराब कर दे या हम सिस्टम को खराब बता दे कि सब फैल ही हो गया, सिस्टम बंद ही कर दे जब सरकारी अस्पताल। इसका अर्थ ये कभी नहीं होता। तो इसलिए मेहरबानी करके मैं, आप एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर जनता के सामने अच्छी चीज़ों को भी रखें कि सरकार की ये उपलब्धि है। हाँ, कमियाँ बताएं, लेकिन